ओके, तो अभी हम रिवाइज करने वाले हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एस। ठीक है, तो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। इंडियन कंपनीज़ के लिए अलग बोला गया है और एनबीएफसीज़ के लिए अलग बोला गया है। तो इंडियन कंपनीज़ के ऊपर कब से लगना चालू हुआ है, तो वो चालू हुआ है 1 अप्रैल 2016 से। ठीक है, अब 1 अप्रैल 2016 से कंपनी को क्या करना है, इंड एस फॉलो करना है। कब फॉलो करना है, अगर वो कंपनीज़ कौन सी हो, वो हो लिस्टेड कंपनी या फिर अनलिस्टेड कंपनी और उनका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ऊपर गया हो तो उनके ऊपर इंडेक्स लग जाएगा। ओके, जो ये 500 करोड़ देखने जाना है वो कब से देखने जाना है, तो वो देखने जाना है एज ऑन 31 मार्च 2014, 31 मार्च 15 और 16, मतलब लास्ट 3 ईयर्स का आपको चेक करना होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट, अगर आपके ऊपर इंडेक्स लग रहा होगा तो आपके पेरेंट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी और जॉइंट वेंचर के ऊपर भी लग जाएगा। ठीक है, कंपनी के ऊपर लगने से उसके फॉरेन कंपनी पे या फिर एनबीएफसी के ऊपर नहीं लगता है। ठीक है, एज वेल एज यहाँ पे जॉइंट वेंचर कवर है, जॉइंट ऑपरेशन कवर नहीं है। ठीक है, तो जॉइंट वेंचर मतलब क्या होता है, एक जॉइंट एग्रीमेंट अरेंजमेंट जिसमें पार्टीज़ क्या हैं, दोनों का क्या होता है, जॉइंट कंट्रोल होता है और सारी ही पार्टीज़ का क्या होता है, राइट होता है उसके असेट्स के ऊपर। ठीक है, उसको बोला जाता है जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर कवर है यहाँ पे, जॉइंट ऑपरेशन कवर नहीं है। ठीक है, तो दैट इज़ एप्लीकेबिलिटी हुआ 1 अप्रैल 16 से। फिर इसके बाद क्या बोला गया, फिर बोला गया कि 1 अप्रैल 17 से लगना लगेगा। किसके ऊपर लगना लगेगा, तो जितनी भी हमारी लिस्टेड कंपनीज़ हैं, तो लिस्टेड कंपनीज़ तो सारी कवर है, और जितनी भी अनलिस्टेड कंपनीज़ हैं जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ के ऊपर जा रहा है उनके ऊपर लग जाएगा। अब देखना कब से है, तो सेम 31 मार्च 14, 15, 16, 17, क्योंकि 31 मार्च 17 से लग रहा है ना, तो इसके लिए ये सारे अपने को डेट देखने जाने हैं बैलेंस शीट के। सेम अगर कंपनी पे लग रहा होगा तो पेरेंट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, जेवी सब पे लग जाएगा। ठीक है, अगर कोई कंपनी जो क्राइटेरिया मीट करती है वो आफ्टर 31 मार्च 17 करती है, तो जब भी जिस भी ईयर में उन्होंने क्राइटेरिया मीट किया, जो भी ईयर के एंड की बैलेंस शीट की डेट पे, तो उसके बाद जो भी अपना 1 अप्रैल आएगा उसके नेक्स्ट ईयर से उनके ऊपर लगना लगेगा। ठीक है, ये बात हो गई कंपनीज़ के लिए। इसके बाद बात करी जा रही है एनबीएफसीज़ के लिए। तो उधर कब से चेक कर रहे थे हम, 2014 से चेक कर रहे थे। यहाँ पे कब से चेक करना चालू करेंगे, तो यहाँ पे अपने 31 मार्च 2016 से चेक करना चालू करेंगे। ठीक है, तो एप्लीकेबल कब से होता है, तो एप्लीकेबल फर्स्ट फेज़ है अपना 1 अप्रैल 2018 से, और सेकेंड है अपना 1 अप्रैल 2019 से। तो जैसे 1 अप्रैल 18 से लग रहा है, तो ईयर कौन कौन से चेक करने जाएंगे, तो 31 मार्च हमारा 16, 31 मार्च 17 और 31 मार्च 18। ठीक है, सेम है यहाँ पे भी 1 अप्रैल 18 में किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, तो ऐसी एनबीएफसी जो क्या है, या तो लिस्टेड है या फिर अनलिस्टेड है और जिन्होंने 500 करोड़ का नेटवर्थ का क्राइटेरिया क्रॉस कर दिया। ठीक है, और अगर फिर बाद में सेकेंड फेज़ में बात आएगी, तो सेकेंड फेज़ में कौन कौन कवर है, तो सारी लिस्टेड कंपनीज वो सब आ जाएंगी, और अनलिस्टेड कंपनीज जिनकी नेटवर्थ हमारी क्रॉस हो रही है 250 CR के ऊपर। ओके, जब आप कैलकुलेशन करोगे नेटवर्थ का, तो उसके टाइम में आपको क्या देखना है, तो उसके टाइम में आपको देखना है इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, जर्नल रिजर्व्स, PNL, और अगर कोई मिसलेनियस एक्सपेंडिचर दिया हुआ है जो अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ है उसका आप एडजस्ट कर दोगे। फिर आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा नेटवर्थ। ठीक है, इंडियन कंपनीज़ को वो चाहें तो वो वॉलेंट्री बेसिस पे भी क्या कर सकते हैं, ये इंडेक्स को फॉलो कर सकते हैं, पर एनबीएफसी जो हैं उनके पास वॉलेंट्री ऑप्शन नहीं है। ठीक है, और एक बार किसी भी कंपनी ने इंडेक्स फॉलो करना चालू कर दिया तो उसको फिर हमेशा के लिए इंडेक्स फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, उनके पास ऑप्शन नहीं है। जो भी कंपनीज़ हमारी SME एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड है, लिस्टेड है, उनको इंडेक्स फॉलो करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, और आज की तारीख में जो बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं उनके ऊपर हमारा ये इंडेक्स का रिक्वायरमेंट नहीं लगता। ठीक है, एक दो अपने केस एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जैसे एक कंपनी थी, ठीक है, दैट इज़ अनलिस्टेड कंपनी, 600 करोड़ का क्रॉस हो गया था, तो अब उस पर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो मान के चलो उसके ऊपर एक पेरेंट है, फिर होल्डिंग कंपनी है, और उसके ऊपर भी होल्डिंग कंपनी है। ठीक है, और जिसने 600 करोड़ क्रॉस किया था उसके नीचे सब्सिडरी कंपनी भी है। तो लेट्स से बी कंपनी है जिसका इंडेक्स के हिसाब से एप्लीकेबल हो गया। बी के ऊपर है ए के ऊपर है डी, और बी के नीचे है सी वाली कंपनी। तो क्या सब पे लग जाएगा, चारों की चारों पे? नहीं, अपना एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि बी पे एप्लीकेबल है तो ए जो कि उसकी होल्डिंग कंपनी है उस पर लग जाएगा, और सी जो उसकी सब्सिडरी कंपनी है उसके ऊपर लग जाएगा। तो इन 3 कंपनीज़ को इंडेक्स के हिसाब से काम करना पड़ेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान के चलो एक डी हमारा होल्डिंग कंपनी है, उसकी 2 सब्सिडरी हो गई ई और एच, और ई की 2 सब्सिडरी हो गई एफ और जी, और एच की सब्सिडरी हो गई आई। ठीक है, ई का लिमिट क्रॉस हुआ 300 करोड़, तो क्या सब पे लग जाएगा? नहीं। ई के ऊपर कौन सी कंपनी थी? डी, तो डी पे लग जाएगा। ई के नीचे सब्सिडरी कंपनी कौन सी आ रही थी? एफ और जी, तो उनके ऊपर लग जाएगा।
एच और आई के ऊपर लगेगा क्या? नहीं, एच और आई के ऊपर नहीं लगेगा, पर हाँ क्योंकि CFS बाद में बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए वो चाहें तो वॉलेंट्री ऑप्ट कर सकते हैं। CFS के पर्पज़ से उनको क्या करना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट आ जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही एक एग्जांपल दिया था कि मान के चलो एक कंपनी है 600 करोड़ उसका क्रॉस हो गया, ठीक है। एक और सब्सिडरी कंपनी है उसका 150 करोड़ का टर्नओवर है, और उनके ऊपर क्या है, एक होल्डिंग कंपनी है लेकिन वो फॉरेन कंपनी है, ठीक है। उसका 700 करोड़ क्रॉस हो रहा है, क्या उसके ऊपर लग ही जाएगा क्या इंड एस? नहीं, क्योंकि वो फॉरेन कंपनी है तो उसके ऊपर नहीं लगेगा, उसके ऊपर इंड एस का रिक्वायरमेंट नहीं आएगा। बाकी जो अपनी कंपनी बचती है वाई, उसके ऊपर भी नहीं आएगा क्योंकि वो 150 करोड़ है। फिर ऐसे ही एक एग्जांपल दिया था, एक कंपनी थी उसका 250 करोड़ का नेटवर्थ क्रॉस हो गया, तो उसके ऊपर क्या लग जाएगा, उसके ऊपर हमारा इंड एस एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। उसकी एसोसिएट कंपनी है तो उसके ऊपर भी लग जाएगा। फिर उसमें ऐसा था कि एक ना उसने पार्टनरशिप करके रखी थी, तो क्या पार्टनरशिप पे भी लगेगा? तो नहीं, पार्टनरशिप पे ऐसे आप डायरेक्टली नहीं बोलोगे, आप बोलोगे देखो आपको देखने जाना पड़ेगा, अगर ये जॉइंट वेंचर है तो ही इसके ऊपर लगेगा, अदरवाइज इसके ऊपर नहीं लगेगा, ठीक है। ऐसी एक और एग्जाम्पल था, उसमें क्या था, एक कंपनी थी वाई, दैट इज़ हमारा NBFC अनलिस्टेड, उसने 400 करोड़ क्रॉस कर दिया था, ठीक है। और उसके नीचे थी कंपनी एक्स, जिसने पहले से कंपनी थी नॉन फाइनेंस कंपनी, उसने पहले से ही किया था, उसके ऊपर इंड एस का एप्लीकेबिलिटी आ रहा था। तो अभी ये बताओ कंपनी पे कब से लगना चालू होगा? तो कंपनी एक्स क्या है, नॉन फाइनेंस कंपनी है, NBFC नहीं है, नॉन फाइनेंस कंपनी है, तो उसके ऊपर तो एप्लीकेबल हो जाएगा पहले से ही, दैट इज़ अपने 17, 18, 19 उस टाइम में भी उसको क्या करना पड़ेगा, इंड एस के हिसाब से अपना फॉलो करना पड़ेगा और अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे। पर क्योंकि NBFC के ऊपर बाद में रिक्वायरमेंट आ रही है, तो उसके ऊपर 1 अप्रैल 2019 से ही उसको क्या करना पड़ेगा, इंड एस को फॉलो करना पड़ेगा। ओके, द पॉइंट इज़ कि भाई कंपनी पे बाद में लग रहे हैं अपने, उसके ऊपर तो इंड एस लग ही रहा है, पर NBFC के ऊपर बाद में लग रहा है, तो फिर अपने कैसे मैच करने जाएंगे? तो जो हमारा इंड एस वाली जो कंपनी है दैट इज़ कंपनी एक्स, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको 17, 18, 18, 19 में AS के हिसाब से भी बनाना पड़ेगा और इंड एस के हिसाब से भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे। AS के हिसाब से क्यों बनाने पड़ेंगे? क्योंकि उसको कंसोलिडेशन कराना पड़ेगा बाद में। और 1920 में किस हिसाब से बनाएंगे? इंड एस के हिसाब से बनाएंगे, क्योंकि उधर तो हमारा क्या हो जाएगा, उधर तो फिर उसी के हिसाब से कंसोलिडेशन हो जाएगा, तो खाली इंड एस फॉलो करेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो NBFC में है, और NBFC में वॉलेंट्री भी ऑप्शन नहीं होता कि वो खुद से जब 20 से चाहे तो वो ले ले, तो वो ऑप्शन नहीं होता। तो बेसिक ये जनरल पॉइंट है रिलेटेड टू एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एस।